सो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन, ये है हमारे पास एडिपिक एसिड, ये है हमारे पास हेक्सामेथाइलिन डायमीन, जो कि अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में आपस में रिएक्ट करके और रिमूवल ऑफ वाटर करके यानी कंडेंसेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हुए क्या बना करके हमें देता है, नायलॉन 6,6 हमें बना के देता है। अब सारा काम किस चीज़ का है, रीअरेंजमेंट का है, मॉलिक्यूल्स को लिखने का है कि आप मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से लगाते हो और किस तरीके से उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाते हो। तो ये जो एडिपिक एसिड है, अगर मैं उसको लिखते हुए देखूं कि किस तरीके से हमने इसको लिखा, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एसिड है उसके अंदर से हमें OH का मॉलिक्यूल और हेक्सामिथाइलिन डायमीन में से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का आइटम मिलना चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये जो एडिपिक एसिड था उसका OH वाला पार्ट, और जो ये अमीन है, क्योंकि प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, जिनमें से एक हाइड्रोजन क्या होती है, रिप्लेसेबल होती है, और हमें यही एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामेथाइलिन डायमीन, जब आप यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH के n नंबर निकालते हैं, NOH एंड NH, ये कंबाइन होकर के बना देते हैं n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे हो जाते हैं सेपरेट। जो बाकी का बचेगा उसको आपस में कंडेंस कर दो। जैसे ही कंडेंस करोगे तुरंत आपके पास कुछ ऐसा होगा। अगर मैं ये देखता हूँ ध्यान से, देखो ये वाला जो COOH वाला पार्ट है, ये वाला जो COOH वाला पार्ट है, दोनों ही साइड से वैकेंसीज जनरेट होती है क्योंकि इसमें इंटरलिंकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की। तो एक बार तो यहाँ से हमने वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, एक बार यहाँ से और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, और दोनों की वैलेंसीज को खोल देना है। जब यहाँ से OH खुल जाएगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कार्बन की वैलेंसी खुल जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा। इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो है CH2 का होल 4। नेक्स्ट इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो है C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की वैलेंसी यहाँ खुल जाएगी, तो ये खुल गई, जो कि कनेक्ट हो जाएगी सीधे किससे जा करके, N, और N के साथ क्या लगा हुआ होगा, एक H, इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2 का 6, और अगेन अब इसके साथ आगे क्या लगा हुआ है NCH2 का ये वाला NH, ये वैलेंसी यहाँ खुल जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, ये हमारा होता है नायलॉन 6,6। इसमें इंटरलिंकिंग होने की वजह से दोनों ही जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों की तरफ से ही वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो पाएगा, रिमूवल हो पाएगा अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की कंडीशन में। अगला आ जाता है हमारे पास नायलॉन 6। नायलॉन 6 की अगर मैं बात करूँ तो नायलॉन 6 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है या कौन से कंपाउंड की हेल्प से बनता है। तो कंपाउंड इज कैप्रोलैक्टम। जो पॉलीमर यहाँ पर यूज़ किया जाने वाला है नायलॉन 6 की प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें जो मेन मोनोमर है, जो मेन कंपाउंड हम यूज़ करते हैं अंडर हाई प्रेशर के कंडीशन में, वो क्या है, कैप्रोलैक्टम। अब ये कैप्रोलैक्टम को कैसे याद रखेंगे हम, जैसे हमारे पास बेंजीन होती है, बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 ही कार्बन लगाएंगे, लेकिन 6 कार्बन के साथ एक NH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और उन 6 कार्बन में से एक कार्बन क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। आसान है, भारी नहीं है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और एक नाइट्रोजन, आपको केवल ये अरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका मेन कंपाउंड मिल जाएगा जो कि कैप्रोलैक्टम का कंपाउंड है। बाकी सारे ये H2, ये H2, अगेन ये H2, ये H2 और ये H2, इस तरीके से ये पूरा का पूरा हम सिचुएट कर देंगे। अब ये जो कैप्रोलैक्टम कंपाउंड है, जब हम इसको हाई टेम्परेचर की कंडीशन में डालते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या काम करने वाला है, ये यहाँ से अपनी बॉन्डिंग ब्रेक करने वाला है। NH और CO के बीच में से बॉन्डिंग ब्रेक कर देगा। अब आपके पास H2O का पार्ट है, HOH हम उसको लिखते हैं। तो ये जो HOH वाला पार्ट है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी इस लिंकेज को तोड़ने के लिए। अब ये काउंट कीजिए, CH2 का 1 2 3 4 5, टोटल कितने ग्रुप आ रहे हैं CH2 के, 5 ग्रुप आ रहे हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और वैलेंसी किसकी खुलेगी, NH की खुलेगी, क्योंकि लिंकेज यहाँ से टूटेगा। तो जैसे ये लिंकेज टूटता है तो ये NH को मैं ऐसे लिख लेता हूँ सेपरेट करके, और इसके साथ जोड़ देता हूँ ये टोटल 5 कार्बन के ग्रुप CH2 वाले। तो नाइट्रोजन के साथ ये डाल दिए मैंने CH2 के टोटल 5, और टोटल 5 के साथ कार्बोनिल का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, जिसमें यहाँ एक वैलेंसी खुल जाएगी और ब्रैकेट लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बाहर, जिसको हम बोलते हैं नायलॉन 6। ये रिएक्शंस बहुत इजी हैं, रिएक्शंस में कुछ भी भारी काम नहीं है, केवल आपको क्या याद रखना है, मोनोमर का फॉर्मूला याद रखना है
मोनोमर की लिंकेज कहाँ से टूट रही है, ये चीज़ याद रखनी है, तो आप अपने पॉलीमर को ईजिली बना पाएंगे। जो ये नायलॉन 6 है, इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्ड्स में या फिर फैब्रिक्स में या फिर रोप्स में। जो धागे तैयार होते हैं, धागों से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, उन सभी में नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारे पास आ जाता है पॉलिएस्टर। तो अगर हम पॉलिएस्टर या टेरिलिन या डेक्रोन की बात करते हैं, ये तीनों नाम पॉलिएस्टर के ही हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड। आपके पास फिर से दो नाम आए, जैसे एडिपिक एसिड था और हेक्सामिथाइलिन डायमीन था नायलॉन 6 के लिए, उसी तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड दोनों आपस में कंबाइन होकर के हमें पॉलिएस्टर देते हैं, जिनकी बेडशीट्स वगैरह बनती हैं या फिर कुशन्स वगैरह भी बनते हैं। पॉलिएस्टर के कपड़े भी आते हैं मार्केट में। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसकी केमिकल रिएक्शन है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम लिखते हैं CH2OH, अगेन CH2OH, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये हमारे पास है टर्थेलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्थेलिक एसिड। तो ये याद रखना कि आपके पास एक बेंजीन की रिंग होगी, उस बेंजीन की रिंग पर COOH ऊपर और COOH नीचे, दिस इज नोन एज द टर्थेलिक एसिड। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकोल लेने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टर्थेलिक एसिड लेने हैं, और क्या बनाना है, हमें पॉलिएस्टर बनाना है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाएगी फिर से, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, तो आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। अब डिपेंड ये करता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे करेंगे, मेन मुद्दा ये है। तो आपका ये जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, टर्थेलिक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके अंदर से आप OH निकालेंगे और अल्कोहल के अंदर से आप H निकालेंगे। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर। जो काम आप यहाँ से कर रहे हैं वही सेम काम आप यहाँ से करेंगे, इसका OH और इसका H, और इनको आपस में इंटरलिंकेज बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया OH और यहाँ से मैंने ले लिया H, दोनों अलग हट गए। यहाँ से मैंने हटा दिया H और यहाँ से मैंने हटा दिया OH। अब आपस में इनको कंबाइन करते हैं। चलो, जब आप कंबाइन करोगे तो ये बचेगा OH2C, ये कुछ ऐसा ही है, OH2C। फिर ये बच रहा है CH2O, ये आ गया CH2O। CH2O के साथ CO और बेंजीन की रिंग, ये आ गया CO और बेंजीन की रिंग। और यहाँ से बच रहा है CO और ये आ गया CO। अब क्योंकि वैलेंसी खाली हुई है तो वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और बाहर लगा देंगे ब्रैकेट के N। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से आपने बाहर निकाले हैं, उसके दुगने आपके वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट से क्या निकल रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है, दिस इज नोन एज टेरिलीन, डेक्रोन या फिर पॉलिएस्टर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको हम बेकेलाइट के नाम से भी जानते हैं। अब से पहले भी अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर के अंदर हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बेसिकली अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड के एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मोनोमेरिक यूनिट बना लेते हैं। पहले फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा के हम एक मोनोमेरिक यूनिट बना लेते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी बेकेलाइट की फॉर्मेशन कराने के लिए। तो ये हमने क्या किया, फिनॉल को डाल दिया HCHO में, HCHO जिसको हम CH2O लिख रहे हैं, दिस इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर पहले से एक H प्रेजेंट है, ये वाला CH2 ग्रुप अपनी जगह सिक्योर रहता है और ये H लग जाता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि रीअरेंजमेंट का प्रोसेस चलता है, और ये बन गया मेरे पास एक मोनोमेरिक यूनिट फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। अब ये जो मोनोमेरिक यूनिट बनी है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे और उनको पॉलीमराइज कराएंगे। जब हम पॉलीमराइज कराएंगे तो इसका जो CH2OH वाला पार्ट है, मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रुप, ये आ गया मेरे पास कुछ ऐसा, बेंजीन के ऊपर यहाँ CH2OH, ये आ गया OH। अगेन एक और यूनिट हम लिखते हैं और ये हाँ मैंने लिख दिया CH2OH और ये आ गया OH। अब आपको क्या करना है, आपको पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालते जाना है और कंबाइन करते चले जाना है। तो एक बार ये वाला OH और इसका H, एक बार ये वाला OH और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का H, मतलब कि ऐसा है कि ये कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये हमेशा एक लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग फॉर्मेशन करता है बेकेलाइट जो होता है। और सारे के सारे जो ऑक्सीजन होते हैं CH2O वाले, वो सारे के सारे अलग हट जाते हैं और CH2 लिंकेज की हेल्प से वो जुड़ते चले जाते हैं। अदरवाइज इसकी जो सिंपलर रिएक्शन है वो ये है कि आप एक फिनॉल लें यहाँ पर,
इस तरीके से आप दूसरा फिनोल लें इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन डायरेक्टली फॉर्मेल्डिहाइड से कराएं CH2 डबल बॉन्ड O से, ताकि आप यहाँ से वाटर का रिमूवल कर पाएँ। और जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, इस फॉर्म में। ये मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ OH लगा होगा, यहाँ पे लिंकेज जुड़ जाएगा CH2 के साथ, फिर से दूसरे वाले फिनॉल की बेंजीन रिंग का लिंकेज जुड़ जाएगा CH2 के साथ, तो ये मेरे पास बन जाता है बेकेलाइट। तो ये सिंपलेस्ट रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। अगर हम बात करें बेकेलाइट की प्रॉपर्टी को लेकर के, देखो बेकेलाइट कभी भी लीनियर नहीं बनता, बेकेलाइट हमेशा चेन बड़ी बड़ी लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और रिमोल्डेड, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हीट रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस, और एसिड का भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी अच्छी इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। दस बेकेलाइट इज़ फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन्स इन द पॉलीमर नोवोलेक। जब स्ट्रेट चेन जुड़ती है तो वो नोवोलेक कहलाती है खाली, जैसा भी हमने पीछे देखा भी कि जो स्ट्रेट चेन थी उसको हमने सीधे सीधे नोवोलेक का नाम दिया, दिस इज़ नोन एज द नोवोलेक। लेकिन जब ये ब्रांच्ड हो जाती हैं, ब्रांच्ड होने का मतलब है इसके यहाँ 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 नीचे भी और ऊपर भी हर जगह और भी अदर एटम या फिर बेकेलाइट की अदर मोनोमेरिक यूनिट जुड़ जाती हैं, तो वो बनाता है एक बिगर मॉलिक्यूल, किसका, बेकेलाइट का। बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। उन सभी चीज़ों को बनाने में बेकेलाइट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पर हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास बेकेलाइट का मेन स्ट्रक्चर है। बेकेलाइट का मेन जो एक पॉलीमर यूनिट है उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, जिसमें एक नोवोलेक चेन अगर मैं इसको देखूं और ये दूसरी नोवोलेक चेन अगर मैं इसको देखूं, ये ब्रांच्ड पोजीशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं। तो दो नोवोलेक या दो से ज़्यादा नोवोलेक स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन आपस में कंबाइन होकर के बेकेलाइट की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेलामाइन। इमेज थोड़ी सी ब्लर है लेकिन विजिबल है, सफिशिएंट है, चल जाएगा कि मेलामाइन जो है उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के नाम से जानते हैं। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। और जो बेकेलाइट होती है उसको हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। बेकेलाइट का जो नाम है उसको हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नोवोलेक है इसको खाली फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कहते हैं या फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। अब मेलामाइन बनेगा क्या, मेलामाइन काम क्या कर रहा है और बनाना कैसे है हमें। हमारे पास मेलामाइन की एक मोनोमेरिक यूनिट है, हमें इसका पॉलीमराइजेशन करना है विद फॉर्मेल्डिहाइड और ये हमें मेलामाइन का पॉलीमर बना के देगी। तो मेलामाइन हुआ क्या कि आप नॉर्मली बेंजीन बनाइए, उस बेंजीन में 3 नाइट्रोजन लगा दीजिए और 3 कार्बन लगा दीजिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। कार्बन के साथ नीचे NH2, दूसरे इस वाले कार्बन के साथ NH2, फिर अगेन इस वाले कार्बन के साथ भी NH2। जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ वहाँ NH2 जोड़ दीजिए, तो आपका बन गया मेलामाइन। मेलामाइन पे डालना है CH2 डबल बॉन्ड O यानी HCHO। HCHO डालिए और रिएक्शन को आसान बनाइए। कैसे बनाएंगे, यहाँ से ये जो NH2 वाला ग्रुप है एक H निकाल लीजिए और CH2O के साथ उस H को रीअरेंज कर दीजिए। अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे CH2O और कहूँ कि इस NH2 में से एक हाइड्रोजन हटाइए और इसके आगे लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा रहने दीजिए, तो कुछ ऐसा सीनरी होगा। NH एज इट इज़ बना हुआ है, CH2O के साथ H आ गया, ये बन गया रेजिन इंटरमीडिएट। ये जो रेजिन इंटरमीडिएट बना है इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, मतलब इसी के जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे और वो इंटरलिंकिंग कर लेंगे, क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे। जब वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलिंकिंग करेंगे तो पॉलीमर बनने के लिए जो वैलेंसीज यहाँ जनरेट होंगी, क्योंकि हमें पानी बाहर निकालना है, तो यहाँ से H निकालिए, यहाँ से H निकालिए, यहाँ से OH निकालिए। तो जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और रिप्लेसेबल OH ग्रुप थे उनके निकलने के बाद वैलेंसी यहाँ जनरेट, यहाँ जनरेट, यहाँ जनरेट, तीनों जगह वैलेंसी जनरेट हो जाएंगी और ब्रैकेट के बाहर हम लगा देंगे N, जो कि बताएगा कि ये मेलामाइन का पॉलीमर है। मेलामाइन मोनोमेरिक यूनिट से हम आसानी से मेलामाइन पॉलीमर बना सकते हैं। और जितनी भी हमारी ग्रोसरी आती है, अनब्रेकेबल ग्रोसरी जो होती हैं घरों में या
होटल्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं वो सारी फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की होती हैं, यानी कि मेलामाइन की होती हैं। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच के डिफ्रेंशिएशन की, जिसके अभी हम डिस्कस करके आए, एडिशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो मोनोमर्स जो होते हैं एडिशन में वो अनसेचुरेटेड होते हैं, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ये बाईफंक्शनल होते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन को कराने के लिए, चेन इनिशिएशन स्टेप को कराने के लिए हमें एक इनिशिएटर की रिक्वायर्ड होती है, जो कि पेरोक्साइड की फॉर्म में होते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड था या नॉर्मल पेरोक्साइड था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, वो सारी चीज़ें। अदरवाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को कराने के लिए किसी इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड वन इज नो बाई प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस, कि एडिशन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, जैसे कि पानी या फिर अल्कोहल, वाटर या अल्कोहल जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं। फोर्थ वन इज ऑल्सो नोन एज चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जो एडिशन वाले होते हैं, क्योंकि इसमें चैन बढ़ती चली जाती है। कंडेंसेशन के केस में चैन नहीं बढ़ती, वहाँ पे स्टेप्स ग्रोथ होती है, यानी कि जो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है वो बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए उसको बोला जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल क्या थे एडिशन के, जैसे पॉलीथीन या पॉलीप्रोपीन, ये बेसिकली क्या करती हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बॉन्ड टूटते जाते हैं और नए बॉन्ड जुड़ते जाते हैं। नायलॉन और बेकेलाइट आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दोनों की प्रिपरेशन जब हमने करी, मेलामाइन की जो प्रिपरेशन हमने करी, सभी के अंदर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो ये है बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से वो काम करते हैं।